गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हमने पिछली कक्षा में आपको मानव के श्वसन तंत्र की संरचना पर आपसे चर्चा की कि मानव के श्वसन तंत्र की संरचना क्या है। हमने आपको आरबीएससी बुक के अनुसार आपको बताया था कल कि मानव के श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इस टीचिंग पॉइंट पर आपसे हमने कल डिस्कस किया था। परंतु बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर इस सवाल को इस प्रकार से पूछा जाता है कि मानव में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। देखिए, हमने आपको बताया था कि मानव का जो श्वसन तंत्र होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, या मानव के श्वसन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, या मानव के श्वसन तंत्र की संरचना को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, श्वसन मार्ग, रेस्पिरेटरी पैसेज, और दूसरा आपको हमने बताया था फेफड़े। श्वसन मार्ग को कई भागों में बांटा था। नंबर एक, बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा। तीसरा हमने आपको बिंदु बताया था नासा ग्रसने, कंठ ग्रसने, श्वासनली। श्वासनली के बाद आपको बताया था फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों के अंदर श्वसनी और क्या पाई जाती है, श्वसनिकाएं और वायु कूपिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपसे किस पर बात की थी, मानव के श्वसन तंत्र की संरचना पर बात की। कल हम आपसे केवल मानव के श्वसन तंत्र की संरचना के कुछ ही भागों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं, जिनमें बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, और चौथा पॉइंट है कंठ ग्रसनी पर आपसे बात कर चुके हैं। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो श्वास नली पर आपसे बात करेंगे। मानव के श्वसन तंत्र की संरचना का कौन से भाग पर बात कर रहे हैं, श्वास नली पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। लेसन नंबर हमारा चल रहा है 23, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव का श्वसन तंत्र, और आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और इसमें भी हम सबसे पहले आज बात करेंगे ट्रैकिया पर। ट्रैकिया, श्वास नली पर आपसे बात करेंगे। साथ में हम आपसे आज जो बात करेंगे वो लंग्स पर बात करेंगे। आज ये दो टीचिंग पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वास नली पर। श्वास नली, जिसको ट्रैकिया के नाम से क्या है जाना जाता है, ट्रैकिया। ठीक है, श्वास नली को ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। देखिए, आपको देखिए, ये जो कहलाएगा वो कंठ चय छद कहलाएगा। कंठ चय छद,
इस वाले भाग को कंठ कहा जाता है और ये जो संरचना आपको दिखाई गई है इसे श्वास नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वास नली कहा जाता है। क्लियर बात है? मानव में श्वास नली की लंबाई, इस श्वास नली की जो लंबाई होती है यहां से लेकर के जहां तक जो लंबाई होती है वो लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। मानव में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? श्वास नली कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है। श्वास नली कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है। लंबी नलिका की संरचना के रूप में पाई जाती है। श्वास नलिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नलिका पतली होती है, लंबी होती है और एक नलिका के समान संरचना के रूप में क्या है? पाई जाती है। थिन होती है, लॉन्ग होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या है? पाई जाती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या है? पाई जाती है। थिन, लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या है? ये पाई जाती है। ठीक है, ये कहां से प्रारंभ होती है? इसका अग्रभाग कंठ से क्या होता है? प्रारंभ होती है। जो ठीक कंठ से क्या होती है? प्रारंभ होती है। श्वास नली जो होती है वो ठीक किससे प्रारंभ होती है? कंठ से क्या होती है? प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? कंठ से क्या होती है? प्रारंभ होती है। और यह क्या है? कहां तक फैली होती है? वक्ष गुहा तक फैली हुई होती है। यानी कि आपको हमने बता दिया है कि श्वास नली जो होती है वो कहां से प्रारंभ होती है? कंठ से तो प्रारंभ होती है, ये कंठ है हमारा। और कहां तक फैली होती है? वक्ष गुहा तक क्या होती है? फैली होती है। ये वक्ष गुहा है। तो ये श्वास नली जो होती है वो कहां से कहां स्थित रहती है? कंठ से प्रारंभ होती है और वक्ष गुहा तक क्या है? फैली होती है। ठीक है, कहां तक फैली होती है? वक्ष गुहा तक क्या होती है? फैली होती है। ठीक है, देखिए श्वास नली की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, श्वास नली की जो दीवार होती है श्वास नली की दीवारें हैं। और इन श्वास नली की दीवारों में क्या पाई जाती है? एक उपास्थि पाई जाती है जिसका नाम होता है हाइलिन उपास्थि। श्वास नली की दीवार में हाइलिन उपास्थि पाई जाती है और ये हाइलिन उपास्थि किसके रूप में पाई जाती है? छल्ले के रूप में पाई जाती है। श्वास नली की दीवार पर क्या पाई जाती है? एक हाइलिन उपास्थि पाई जाती है। और हाइलिन जो उपास्थि होती है, हाइलिन जो उपास्थि होती है वो किसके रूप में पाई जाती है? छल्ले के रूप में पाई जाती है। छल्ले को रिंग बोलते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या है? पाई जाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि श्वास नली की दीवार जो होती है उस श्वास नली की दीवार में हाइलिन उपास्थि क्या है? पाई जाती है। ठीक है, और हाइलिन उपास्थि किसके रूप में पाई जाती है? छल्ले के रूप में पाई जाती है। तो श्वास नली की दीवार में हाइलिन उपास्थि के छल्ले क्या हैं? पाए जाते हैं। और ये छल्ले जो होते हैं वो सी आकृति के होते हैं। ये छल्ले कौन सी आकृति के होते हैं? सी आकृति के होते हैं। कौन सी आकृति के होते हैं? सी आकृति के होते हैं। तो मैंने आपको अभी तक इतना बताया कि मानव की जो श्वास नली होती है वो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, यानी कि श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, जो पतली होती है, लंबी होती है और नली के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। जो कंठ से प्रारंभ होती है और वक्ष गुहा तक क्या होती है? फैली हुई होती है। श्वास नली की जो दीवार होती है उसमें हाइलिन उपास्थि के क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले या रिंग जो होते हैं वो सी आकृति के होते हैं। कौन सी आकृति के होते हैं? आप देख लीजिए, सी आकृति की संरचना के रूप में क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये छल्ले क्या काम करते हैं? श्वास नली को पिचकने से क्या करते हैं? रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो हाइलिन उपास्थि से बने हुए जो छल्ले होते हैं जिनका आकार कैसा होता है? सी आकृति के रूप में होता है। तो ये सी आकृति के रूप में जो छल्ले होते हैं वो क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से क्या है? रोकने का कार्य करता है, जिससे वायु जो होती है वो आसानी से या स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली आ सकती है और क्या कर सकती है? जा सकती है।
जिससे इस श्वास नली में से होकर के वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ सकती है और क्या कर सकती है, जा सकती है। देखिए आपको बता दूं, ये जो श्वास नली होती है, ठीक है, श्वास नली जो होती है इसकी जो भीतरी दीवारें होती हैं, श्वास नली की जो ये भीतरी दीवारें हैं, श्वास नली की जो भीतरी दीवारें होती हैं, ठीक है, इन पर क्या है, श्वास नली की जो भीतरी दीवार होती है या श्वास नली की जो भित्ति होती है, श्वास नली की ये भित्ति होती है, ऐसे बोल सकते हैं, श्वास नली की जो भित्ति होती है, देखिए श्वास नली की जो भित्ति होती है इस पर श्लेष्मा की कोशिका और पक्षाम्बी कोशिका पाई जाती है, ठीक है। श्वास नलिका की ये भित्तियां होती हैं, यहाँ पर कौन सी कोशिका पाई जाती है, श्लेष्मा की कोशिका पाई जाती है, किस पर, श्वास नलिका की भित्ति पर। श्लेष्मा म्यूकस सेल पाई जाती है, म्यूकस सेल्स पाई जाती है, और दूसरी यहाँ पर कौन सी कोशिका पाई जाती है, पक्षाम्बी कोशिका पाई जाती है। सीलरी सेल्स यहाँ पर क्या है, पाई जाती है, सीलरी सेल्स यहाँ पर क्या है, पाई जाती है। इज इट क्लियर? तो श्लेष्मा कोशिका और पक्षाम्बी कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है, श्वास नली की भित्ति पर क्या है, पाई जाती है। श्वास नली की भित्ति पर ये श्लेष्मा कोशिका जो होती है ये किसका श्रवण करते हैं, यहाँ पर श्लेष्मा का श्रवण करती है। यानी कि हम कह सकते हैं श्वास नली की जो भीतरी भाग होता है या भीतरी स्तर होता है या भीतरी कला होती है उसके द्वारा श्लेष्मा का क्या होता है, श्रवण होता है। किसका श्रवण होता है, श्लेष्मा का श्रवण होता है। और यह दीवार की जो भीतरी स्तर होता है, ठीक है, भीतरी स्तर पर भीतरी जो दीवार होती है उसकी भीतरी स्तर को कैसा बनाए रखने का काम करती है, नम और लसदार बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। नम और लसदार बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। कैसे सहायक होती है, नम और लसदार बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। इज इट क्लियर? देखिए जैसे ही वायु इसके अंदर आती है, ठीक है, और वायु के साथ जब विभिन्न प्रकार की, देखो वायु बाह्य नासा छिद्रों से नासा गुहा में, नासा गुहा से नासा ग्रसनी में, कंठ के माध्यम से किस में आती है, श्वास नली में आती है। तो ये वायु के साथ विभिन्न प्रकार के रोगाणु आते हैं या मिट्टी धूल आदि के जो कण होते हैं, इनको ये क्या है, श्लेष्मा जो होती है ये इन सभी को क्या कर लेती है, रोक लेती है। और क्या है, श्लेष्मा क्या करती है, इनको रोक लेती है। साथ में ये पक्षाम्बी कोशिकाएं क्या है कि जो श्लेष्मा पर विभिन्न प्रकार के रोगाणु चिपक जाते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोगाणु जो श्लेष्मा से क्या है, चिपक जाते हैं, उन सभी का भक्षण किसके द्वारा कर लिया जाता है, पक्षाम्बी कोशिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है। पक्षाम्बी कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है, मैंने आपको बताया श्लेष्मा की जो भीतरी दीवार होती है, ठीक है, या श्लेष्मा की जो भित्ति होती है श्वास नलिका की जो भित्ति होती है वो श्लेष्मा और पक्षाम्बी कोशिकाओं से बनी होती है। तो श्लेष्मा कोशिका तो क्या है कि वायु के साथ आए हुए रोगाणु और मिट्टी धूल आदि के कणों को क्या कर लेते हैं, चिपका लेती है, और अंदर क्या है, वायु को छन करके अंदर जाने का कार्य करती है, ठीक है, यानी कि अंदर जाने देती है। और श्लेष्मा कोशिकाओं पर जो चिपके हुए रोगाणु होते हैं उनको क्या करती है, श्वास नलिका पर उपस्थित पक्षाम्बी कोशिकाएं उनको भक्षण कर जाती है या उनको क्या कर जाती है, निगल जाती है। बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? तो आपको यहाँ तक हमने बता दिया है कि ये श्वास नली इस प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए श्वास नली जो होती है ये श्वास नली का अंतःशिरा होता है, अग्रशिरा होता है वो कंठ होता है, ठीक है। श्वास नली जो होती है वो कहां से प्रारंभ होती है, कंठ से प्रारंभ होती है, और ये श्वास नली कहां तक फैली हुई होती है, वक्ष गुहा तक क्या होती है, फैली हुई होती है। वक्ष गुहा में यही श्वास नलिका, ये वक्ष गुहा का भाग है, यही श्वास नलिका कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, और 2 श्वसनिकाओं के अंदर क्या हो जाती है, ये विभाजित हो जाती है। इस तरीके से 2 श्वसनिकाओं में, यानी कि 2 श्वसनियों के अंदर क्या है, ये बढ़ जाती है। श्वास नली जो होती है वो किस में बढ़ जाती है, श्वास नली जो होती है 2 श्वसनिकाओं के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है।
कितने कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। और ये श्वसनियां जो होती हैं वो फेफड़े के अंदर, या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक फेफड़े के अंदर ये श्वास नली से 2 श्वसनियां जो होती हैं वो फेफड़े के अंदर क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश कर जाती है? फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है प्रत्येक शाखा में, ठीक है। यानी कि श्वास नली की ये प्रत्येक शाखा होती है, उस शाखा को क्रम से हम क्या कहते हैं? एक को हम दाईं श्वसनी कहते हैं, दूसरी को क्या कहते हैं? बाईं श्वसनी कहा जाता है। एक को दाईं श्वसनी कहा जाता है, दूसरी को क्या कहा जाता है? इसको दाईं श्वसनी कहा जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? बाईं श्वसनी। इसको राइट ब्रोंकस के नाम से जानते हैं, ब्रोंकस, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? लेफ्ट ब्रोंकस के नाम से क्या है? जाना जाता है, ठीक है। तो आपने देखा है कि वक्ष गुहा का अंतिम जो भाग होता है जहां पर श्वास नली होती है वो 2 भागों में क्या होती है? बढ़ जाती है। श्वास नली वक्ष गुहा के अंदर 2 श्वसनियों के अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। और प्रत्येक शाखा को हम क्या कहते हैं? एक को दाईं श्वसनी कहते हैं, तो दूसरे को क्या कहा जाता है? बाईं श्वसनी कहा जाता है। और प्रत्येक श्वसनी जो होती है, प्रत्येक जो श्वसनी होती है वो अपनी ओर के, प्रत्येक श्वसनी जो होती है वो अपनी ओर के जो फेफड़े होते हैं, अपनी ओर के जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। इसमें क्या प्रवेश कर जाती है? अपनी ओर के, यानी कि प्रत्येक श्वसनी होती है वो अपनी ओर के फेफड़ों के अंदर क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। इज इट क्लियर? देखिए अब हम आपको फेफड़े के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए पहले आप डायग्राम देखिए। श्वास नली के बाद हमारा दूसरा बिंदु आता है फेफड़े, ठीक है। देखिए अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं फेफड़ों के बारे में, ठीक है। देखिए देखिए भी अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं फेफड़ों के बारे में कि मानव के अंदर क्या पाया जाता है? एक जोड़ी क्या पाया जाता है? फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? मानव के अंदर एक जोड़ी क्या पाया जाता है? फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। वन पेयर लंग्स इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन थोरेसिक कैविटी, ठीक है, या इन प्लूरल कैविटी, ठीक है। आपको बता दें मानव के अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? मानव के शरीर के अंदर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं। ये फेफड़े कैसे होते हैं?
एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, फेफड़े होते हैं। ये फेफड़े कैसे होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। तो फेफड़े कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं। फेफड़े किस प्रकार के होते हैं, कोमल होते हैं, स्पंजी होते हैं। फेफड़े जो होते हैं वो कोमल होते हैं, स्पंजी होते हैं और आपको बता दें गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े कोमल होते हैं, स्पंजी होते हैं और कैसे रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। आपको बता दें ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लोकेशन ऑफ लंग्स, लोकेशन ऑफ लंग्स और पोजीशन ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर के अंदर फेफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं। तो मानव की जो वक्ष गुहा होते हैं, ये वक्ष गुहा है। मानव की वक्ष गुहा में ये हृदय होता है, हार्ट होता है और हृदय के पास ये क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, मानव की वक्ष गुहा में हृदय के पास क्या पाए जाते हैं, हृदय के पास क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई। आपको मैं बता दूं फेफड़ों पर क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है। फेफड़ों पर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसको मैं यहाँ पे डायग्राम के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। फेफड़ों के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है। जिस आवरण को क्या कहा जाता है, जिस आवरण को सीलोमिक एपिथेलियम कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि फेफड़ों के चारों ओर सीलोमिक एपिथेलियम का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। सीलोमिक एपिथेलियम का क्या पाया जाता है, एपिथेलियम का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलोमिक एपिथेलियम का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। बात समझ में आ गई। आपको हम बता दें जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों को चारों ओर से, फेफड़े जो होते हैं उनको चारों ओर से पार्श्वपिंजर पेशियां क्या करती है, घेरे रखती है। कौन सी पेशियां, पार्श्वपिंजर पेशियां। फेफड़ों को चारों ओर से ये पार्श्वपेशी पिंजर होता है। फेफड़ों को चारों ओर से पार्श्वपेशी पिंजर के द्वारा क्या है, घिरा हुआ रहता है। तो ये पार्श्वपेशी पिंजर के द्वारा क्या है, घिरा हुआ रहता है, जिसको इंग्लिश में इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, तो पार्श्वपेशी पिंजर के द्वारा क्या है, फेफड़ा जो होता है क्या है, घिरा हुआ है। फेफड़े जो होते हैं वो चारों ओर से पार्श्वपेशी पिंजर के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। यहाँ तक बात आपकी समझ आ गई। फेफड़ा जो होता है आपको बता दूं वो दो फुफ्फुस आवरणों के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। फेफड़ा जो होता है वो कितने आवरणों के द्वारा घिरा होता है, दो फुफ्फुस आवरणों के द्वारा क्या है, घिरा हुआ होता है। दो फुफ्फुस आवरण कौन कौन से हैं, देखिए ये बाह्य फुफ्फुस आवरण होता है। ये तो हो गया आपका पार्श्व, ये वाला जो भाग हो गया वो तो हो गया इंटरकोस्टल मसल। और ये जो भाग है इसको बोला जाएगा, ध्यान से सुनना, ये कहलाएगा बाह्य फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण। ठीक है, और ये वाला भाग कहलाएगा, ठीक है, इसी के अंदर मैंने ये लाइन और बना दी, ये देखिए इस तरीके। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा इसे कहा जाएगा आंतरिक फुफ्फुस आवरण, आंतरिक फुफ्फुस आवरण। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्लूरा और इसको बोला जाता है इंटरनल प्लूरा के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने बताया कि फेफड़ा जो होता है उसमें कितना फेफड़ा जो होता है जो दो फुफ्फुस आवरणों के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। फेफड़ा दो फुफ्फुस आवरणों के द्वारा घिरा हुआ होता है। एक को बाह्य फुफ्फुस आवरण कहते हैं और दूसरे को क्या कहा जाता है, आंतरिक फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। बाह्य फुफ्फुस आवरण, दूसरे को क्या कहते हैं, आंतरिक फुफ्फुस आवरण कहते हैं। बाह्य फुफ्फुस आवरण को क्या कहा जाता है, पैराइटल के नाम से जानते हैं, पैराइटल के नाम से जानते हैं।
और आंतरिक फुफ्फुस आवरण को क्या कहा जाता है? विसरल के नाम से जाना जाता है। बाह्य फुफ्फुस आवरण को पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। आंतरिक फुफ्फुस आवरण को विसरल प्लूरा कहा जाता है। देखिए, बाह्य फुफ्फुस आवरण और आंतरिक फुफ्फुस आवरण के मध्य, बाह्य फुफ्फुस आवरण और आंतरिक फुफ्फुस आवरण के मध्य, जो मैं आपको ब्लैक करके दिखा रहा हूं, बाह्य फुफ्फुस आवरण और आंतरिक फुफ्फुस आवरण के मध्य एक गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बाह्य फुफ्फुस आवरण और आंतरिक फुफ्फुस आवरण के मध्य में क्या पाई जाती है? एक गुहा पाई जाती है, जिस गुहा को क्या कहा जाता है? प्लूरल गुहा के नाम से जाना जाता है, या फुफ्फुस आवरण गुहा के नाम से जाना जाता है, या प्लूरल कैविटी के नाम से उसे जाना जाता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैराइटल और विसरल प्लूरा के मध्य में एक गुहा पाई जाती है, जिसे प्लूरल कैविटी के नाम से क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये बाह्य फुफ्फुस आवरण और आंतरिक फुफ्फुस आवरण के मध्य में क्या पाया जाता है? एक तरल द्रव पदार्थ क्या होता है? भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? एक तरल द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे प्लूरल फ्लड के नाम से क्या है? जाना जाता है, या फुफ्फुस आवरण द्रव पदार्थ के नाम से क्या है? जाना जाता है। ठीक है, आपको बता दें, ये फुफ्फुस आवरणों के मध्य में ये कोटर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फुफ्फुस आवरणों के मध्य में एक कोटर पाई जाती है, और यही कोटर क्या करती है? फेफड़ों को पिचकने से बचाने में क्या होती है? सहायक होती है, या फेफड़ों को पिचकने से बचाने का क्या करती है? कार्य करती है। तो ये फुफ्फुस आवरणों के मध्य में जो एक कोटर होती है, जिसको आप प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं, यही कैविटी क्या काम करती है? यही कोटर जो होते हैं वो फेफड़ों को पिचकने से बचाने का क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, आपको मैंने एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं कि मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, कोमल होते हैं, जो स्पंजी होते हैं, और कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। मानव की जो वक्ष गुहा होती है, इनकी स्थिति मैंने बता दी कि मानव की वक्ष गुहा में हृदय के पास में क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े जो होते हैं, ठीक है, उन फेफड़ों के अंदर क्या पाई जाती है? फेफड़ों पर क्या पाई जाती है? एक सीलोमिक एपिथेलियम का क्या पाया जाता है? फेफड़ों पर सीलोमिक एपिथेलियम का क्या पाया जाता है? फेफड़ों पर सीलोमिक एपिथेलियम का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। आपको मैंने बताया फेफड़े जो होते हैं उनको चारों ओर से ये एक संरचना मैंने आपको बनाई थी, जिसको बोलते हैं परसुपेशी पिंजर कहते हैं। परसुपेशी पिंजर जो होता है वो फेफड़ों की क्या करते हैं? बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, आपको हमने बताया कि फेफड़े जो होते हैं उनके अंदर दो क्या पाए जाते हैं? फेफड़ा जो होता है वो दो फुफ्फुस आवरणों के द्वारा घिरा होता है। एक को बाह्य फुफ्फुस आवरण, बाह्य फुफ्फुस आवरण को क्या कहा जाता है? पैराइटल, और आंतरिक फुफ्फुस आवरण को विसरल फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। बाह्य फुफ्फुस आवरण और आंतरिक फुफ्फुस आवरण के मध्य में एक गुहा पाई जाती है, जिसे प्लूरल गुहा कहा जाता है, या पैराइटल और विसरल कैविटी के मध्य, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के मध्य में क्या पाई जाती है? एक गुहा पाई जाती है, जिसे प्लूरल कैविटी के नाम से क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्लूरल कैविटी के नाम से क्या है? जाना जाता है। ये प्लूरल कैविटी जो होती है, ठीक है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, और यह तरल पदार्थ क्या काम करता है कि फेफड़ों को पिचकने से क्या है? पिचकने से क्या करता है? बचाने का कार्य करता है। यह हमने आपको बताया था कि फुफ्फुस आवरणों के मध्य में एक कोटर पाई जाती है, और यह कोटर क्या करती है? फेफड़ों को पिचकने से बचाने का क्या करती है? कार्य करती है। देखिए, इसको हम कहते हैं दायां फेफड़ा। ये हो गया दायां फेफड़ा, इसको बोलते हैं राइट लंग के नाम से जानते हैं। और ये वाला भाग चलाएगा बायां फेफड़ा, जिसे क्या कहा जाएगा? लेफ्ट लंग के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, आप देखिए, दायां जो फेफड़ा है वो 3 पालियों के अंदर क्या होता है? बटा होता है।
दायां फेफड़ा कितने पालियों में बटा होता है? 3 पालियों के अंदर बटा होता है। सबसे पहला पाली है ये अग्रपाली, ठीक है, इसको अग्रपाली के नाम से जानते हैं, इसको मध्य पाली के नाम से जाना जाता है, और इसको कौन सी पाली के नाम से जाना जाता है? पश्च पाली के नाम से जाना जाता है। एंटीरियर लॉब, मिडिल लॉब और पोस्टीरियर लॉब के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आपको बता दें, बायां जो फेफड़ा होता है वो 2 पालियों के अंदर बटा होता है, जिसको कहा जाता है अग्र बायां बाई पाली, और दूसरी को कहा जाता है पश्च बाई पाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंटीरियर लेफ्ट लॉब और पोस्टीरियर लेफ्ट लॉब के नाम से क्या है, इन्हें जाना जाता है। देखिए ये फेफड़े हैं, और ये फेफड़ों के अंतिम या निचले भाग में क्या लगा होता है? एक चपटी संरचना लगी हुई होती है, जिसे क्या कहा जाता है? डायाफ्राम कहा जाता है। ये डायाफ्राम होता है जो फेफड़े और उदर गुहा दोनों को क्या करता है? पृथक करने का क्या करता है? कार्य करता है। फेफड़े को, ठीक है, फेफड़ा, और यहाँ से इसके नीचे जो होता है, जहाँ पर होती है उदर गुहा, फेफड़ा और उदर गुहा को जो पृथक करने का जो कार्य किया जाता है वो इसी चपटी संरचना के द्वारा किया जाता है, जिसे डायाफ्राम के नाम से क्या है? जाना जाता है, जिसे तनुपट्ट भी कहा जाता है। डायाफ्राम या इसे क्या कहा जाता है? तनुपट्ट कहा जाता है। और तनुपट्ट या डायाफ्राम जो होता है वो फेफड़े और उदर गुहा को पृथक या सेपरेट करने में क्या होता है? सहायक है। मानव के प्रत्येक फेफड़े में, मानव के प्रत्येक फेफड़े में, ध्यान से सुनना, मानव का जो प्रत्येक फेफड़ा होता है, उस प्रत्येक फेफड़े के अंदर क्या प्रवेश करती है? ये श्वसनियां क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। मानव के प्रत्येक फेफड़े में श्वसनियां क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। इस डायग्राम को बिल्कुल क्लियर दिखाने के लिए हम दूसरा डायग्राम आपको बना करके दिखा रहे हैं, वो देखिए। मानव के प्रत्येक फेफड़े में कौन प्रवेश करती है? श्वसनियां प्रवेश करती है। देखिए आप सभी के फेफड़े की संरचना समझना आगे होगी, ठीक है। यहाँ पे हम 2 डायग्राम आपको बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कहलाएगा धनुपट्ट, ठीक है। और
अभी हमने आपको बताया सांख्यिकी में, ये श्वास नली जो होती है ये वक्ष गुहा में, ठीक है, ये वक्ष गुहा है और उस वक्ष गुहा में दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। प्रत्येक शाखा को हम क्या कहते हैं, प्रत्येक शाखा को हम क्रम से दाईं और बाईं श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी जो होती है वो अपनी ओर के फेफड़े में क्या कर जाती है, प्रत्येक श्वसनी जो होती है, ये श्वसनियां हैं, प्रत्येक श्वसनी जो होती है वो अपनी ओर के फेफड़े के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक आपको समझना है, ठीक है। ये श्वसनियां जो होती हैं, ठीक है, ये श्वसनियां होती हैं, ये फेफड़े में जाकर के निरंतर रूप से क्या होती है, विभाजित होती है। ये श्वसनियां जो होती है वो निरंतर रूप से क्या होती है, इस तरीके से क्या हो जाती है, विभाजित, ठीक है, क्या हो जाती है, निरंतर रूप से विभाजित हो जाती है। और जब निरंतर रूप से विभाजित होती है तो द्वितीय, तृतीय और अंतस्थ श्वसनिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण। ये श्वसनी जब फेफड़ों में अंदर जाकर के प्रवेश कर जाती है तो यही श्वसनिकाएं अंदर जाकर के क्या होती है, निरंतर रूप से विभाजित होती है। और विभाजित होती है तो द्वितीय, तृतीय और अंतस्थ किसका निर्माण हो जाता है, अंतस्थ श्वसनिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण। हम इसको आपको एक डायग्राम के जरिए आपको क्या है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये एक डायग्राम, ठीक है, ये कहलाएगी हमारी श्वास नली, क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी श्वास नली। क्लियर बात है। देखिए ये श्वास नली जो होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो श्वास नली होती है, इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके की आप श्वास नली देख रहे हैं, ठीक है। ये श्वास नली बढ़ गई यहाँ पे, ये श्वास नली आगे जाकर के इस तरीके से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये श्वास नली आगे जाकर के इस तरीके से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये एक श्वसनी दिखाई है, ठीक है, ये श्वास नली हो गई और ये श्वास नली के अंदर ये एक श्वसनी हो गई, ये दूसरी श्वसनी हो गई। तो एक श्वसनी को हम यहाँ पे दिखा, तो ये श्वसनी जब अलग होती है, यहाँ पे विभाजित होती है फेफड़ों में जाकर के, तो ये यहाँ पर कहलाएगी प्राथमिक श्वसनी। क्या कहलाएगी, प्राथमिक श्वसनी। मैंने आपको बताया प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात निरंतर रूप से क्या करती है, विभाजन करती है। तो श्वास नली प्रथम बार विभाजित हुई तो इसको क्या बोला, प्राथमिक श्वसनी के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये प्राथमिक श्वसनी यहाँ पे जाकर के बट गई है तो इसे क्या कहा जाता है, इस तरीके से, अगर मैं इसको और भी इस तरीके से बांट सकते हैं हम यहाँ पे, तो इस तरीके से ये दो श्वसनियों का निर्माण हो गया। तो ये क्या कहलाएगी, द्वितीयक श्वसनी के नाम से जानता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई के नाम से इसे जाना जाता है। द्वितीयक श्वसनियों का निर्माण हो गया। ये द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर के विभाजित हो रही है तो इसे क्या कहा जाता है, तृतीयक श्वसनी के नाम से जानता है, ठीक है। और ये अंत में अंतस्थ श्वसनियों का क्या करती है, निर्माण करती है। ये अंतस्थ जो श्वसनी होती है, इनका जो अंतिम सिरा होता है इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके की आप बुक के अंदर एक डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार की संरचनाओं का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। इस तरीके की संरचना आपको हमने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे प्रत्येक श्वसनी जब फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है तो प्रत्येक श्वसनी क्या होती है, विभाजित होती है। प्रत्येक श्वसनी जब विभाजित होती है तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अंतस्थ श्वसनियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है।
अंतःश्वसनिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। और ये श्वसन श्वसनिकाएं जो होती हैं वो वायु कूपिका वाहिनी में उपविभाजित हो जाते हैं, वायु कूपिका उपवाहिनियों में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है। जो वायु कूपिका कोष के अंदर, ये वायु कूपिका कोष है, उसके अंदर वायु कूपिका कोष या इसका निर्माण करती है एट्रियम में क्या हो जाती है, खुल जाती है। वायु कूपिका कोष या एट्रियम के अंदर क्या हो जाती है, खुल जाती है। एट्रियम या एट्रियम नहीं बोले तो इसे क्या बोलते हैं, वायु कूपिका कोष में जाकर के क्या हो जाती है, खुल जाती है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए कि ये श्वसन श्वसनिकाएं जो होती हैं वो वायु कूपिका वाहिनियों में उपविभाजित हो जाती है और उपविभाजित होने के पश्चात वायु कूपिका कोष या एट्रियम में क्या हो जाती है, खुल जाती है। प्रत्येक जो कोष होता है या एट्रियम होता है, प्रत्येक कोष या एट्रियम में छोटी वायु कूपिकाओं का, छोटी वायु कूपिकाओं का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है या जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मानव की दोनों फेफड़ों के अंदर, मानव के दोनों फेफड़ों के अंदर लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं बोथ लंग्स ऑफ ह्यूमन, बोथ ह्यूमन लंग्स कंसिस्टिंग 60 करोड़ एवी लॉर। ठीक है, यानी कि मानव के दोनों फेफड़े जो होते हैं वो लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएं उनके अंदर क्या है, पाई जाती है। कितने पाई जाती है, 60 करोड़ वायु कूपिकाएं पाई जाती है। ये श्वसनी और श्वसनिकाएं, ये श्वसनी और श्वसनिकाएं जो होती हैं वो मैं आपको बता दूं कक्षांबी उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है, कक्षांबी उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। कक्षांबी उपकला कोशिकाओं से मिलकर के कौन बनी होती है, श्वसनी और ये दो श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनी और श्वसनिकाएं। श्वसनी को बोलते हैं ब्रोंकस और श्वसनिकाओं को कहा जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, तो श्वसनी और श्वसनिकाएं जो होते हैं वो कक्षांबी उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। देखिए वायु कूपिकाएं यहाँ पर बन गई है, जिसमें समूह के रूप में बन गई है और यही वायु कूपिकाएं क्या करती हैं, गैसीय विनिमय की, गैसों के विनिमय की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं ये गैस विनिमय की एक प्रमुख क्या होती है, सतह होती है। वायु कूपिकाएं जो होती हैं वो मानव के फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए एक प्रमुख सतह के रूप में क्या करती है, कार्य। अब हम आपको ये वायु कूपिकाएं आपको जो दिखाई है, ठीक है, ये वायु कूपिकाएं जो आपको दिखाई है उनकी संरचना के बारे में बात करें। प्रत्येक वायु कूपिका का जो आकार होता है वो प्याले के समान संरचना के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, प्याले के समान संरचना के रूप में पाया जाता है। इनकी संरचना अत्यंत क्या होती है, सूक्ष्म होती है। इनका व्यास लगभग कितना होता है, एक वायु कूपिका का व्यास लगभग कितना होता है, 0.2 mm होता है। एक वायु कूपिका का व्यास लगभग कितना होता है, 0.2 mm होता है। और इसकी अत्यंत, ये क्या है, वायु कूपिकाएं जो होते हैं वो अत्यंत पतली भित्ति इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। और इन अत्यंत पतली भित्तियों पर क्या पाई जाती है, रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है, ये रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। ब्लड नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन पर क्या है, पाया जाता है। यानी कि वायु कूपिकाएं जो होती हैं वो अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म भित्ति के रूप में पाई जाती है, जिन पर क्या है, रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। जिसमें रुधिर जो होता है, इन वायु कूपिकाओं में जो रुधिर होता है वो सतत रूप से, ठीक है, इन वायु कूपिकाओं में जो रुधिर होता है वो एक सतत रूप में या एक सतत परत के रूप में क्या करता है, सतत रूप में कार्य करता है या एक सतत परत के रूप में क्या करता है, कार्य करता है।
ये वायु कूपिकाएं जो होती हैं, इन वायु कूपिकाओं के अंदर किसका निर्माण होता है? एक श्वसन झिल्ली का निर्माण होता है। वायु कूपिकाओं में किसका निर्माण होता है? ये एक श्वसन झिल्ली का क्या होता है? निर्माण होता है। वायु कूपिकाओं में एक श्वसन झिल्ली का क्या होता है? निर्माण होता है। इस श्वसन झिल्ली का निर्माण किससे होता है? ये श्वसन झिल्ली अत्यंत कैसी होती है? सूक्ष्म होती है। ये श्वसन झिल्ली अत्यंत सूक्ष्म होती है और लगभग 1.2 माइक्रोमीटर व्यास की होती है, यानी कि इनका आकार 1.2 माइक्रोमीटर होता है। श्वसन झिल्लियों का निर्माण वायु कूपिकाओं में होता है। इनका आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, लगभग 1.2 माइक्रोमीटर होता है। इन श्वसन झिल्लियों का निर्माण कहाँ पे होता है? इन श्वसन झिल्लियों का निर्माण वायु कूपिकाओं के अंदर एक आधारीय कला होती है। और आधारीय कला में आपको मैं बता दूं, इन कोशिकाओं में बाह्य और अंत और मध्य कला, आधार कला की अंत और मध्य कला कोशिकाओं के द्वारा, साथ में क्या है? वायु कूपिकाओं की उपकला कोशिकाओं के द्वारा इन श्वसन झिल्लियों का क्या होता है? निर्माण। एक बार दोबारा ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पे वायु कूपिकाओं के अंदर श्वसन झिल्लियों का निर्माण होता है, जो अत्यंत सूक्ष्म होती है, जिनका आकार 1.2 माइक्रोमीटर होता है। श्वसन झिल्ली का निर्माण वायु कूपिका की उपकला कोशिका, ठीक है, तथा अंत और मध्य कला में उपस्थित वायु कूपिका की जो अंत और मध्य उपकला कोशिका होती है, उनकी आधारीय कला से इन श्वसन झिल्लियों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, आपको बता दें, वायु कूपिका की जो भित्ति होती है, वायु कूपिका की जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सल की उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। किससे बनी होती है? सल की उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। देखिए, एक सवाल आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि वायु कूपिका की संरचना बताइए, ठीक है। तो वायु कूपिकाओं की संरचना आपको बता रहे थे कि वायु कूपिकाओं की संरचना कैसी होती है? एक प्याले के आकार की होती है, जिसका व्यास प्याले के समान संरचना के रूप में होती है, जिसका आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसका व्यास कितना होता है? 0.2 mm होता है। कितना होता है? 0.2 mm होता है। इसकी भित्ति कैसी होती है? अत्यंत पतली होती है, जिस पर रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। इन पर क्या है? रुधिर जो होता है वो सतत रूप में क्या करता है? कार्य करता है। यानी कि वायु कूपिकाओं में जो रुधिर होता है वो सतत रूप से क्या करता है? कार्य करता है। वायु कूपिकाओं के अंदर एक सूक्ष्म यानी कि एक सूक्ष्म संरचना का निर्माण होता है, जिसे श्वसन झिल्ली के नाम से जाना जाता है। श्वसन झिल्ली जो होती है वो बहुत ही सूक्ष्म आकार की होती है, जिसका व्यास 1.2 या जिसका आकार 1.2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, श्वसन झिल्ली का निर्माण वायु कूपिका की उपकला कोशिका, ठीक है, तथा अंत एवं मध्य कला की आधारीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये वायु कोशिकाओं की भित्ति जो होती है वो सल की उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। किससे बनी होती है? सल की उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है? बनी हुई। ठीक है, इसी के साथ मानव के श्वसन तंत्र की संरचना या मानव के श्वसन अंग और श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन क्या हुआ? समाप्त। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो मानव के श्वसन तंत्र की संरचना पर, तो आप क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपना मैसेज लिख लीजिएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज आप तुरंत प्रभाव से लिख लीजिए, जिससे आपकी जो समस्या है उसका जल्दी से निदान जूम ऐप के जरिए किया जाए। मैं कई बार बोल चुका हूं कि आप तुरंत, यानी कि प्रतिदिन जो वीडियो दिया गया है, आप सभी से ये अनुरोध है कि हर रोज जो आपको वीडियो दिया जाता है उसको प्रत्येक रोज उसे ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, और यदि आपके कोई पॉइंट टीचिंग बिंदु आपके समझ में नहीं आए तो आप क्या है पूछ सकते हैं, और खास तौर से व्हाट्सएप पे अपना मैसेज लिख करके भेज सकते हैं, जिससे आपका तुरंत प्रभाव से आपको क्या है, आपकी समस्या का निराकरण किया जाए। मैं कई रोज से आपसे निरंतर रूप से बोल रहा हूं कि आप भाई समस्या को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए,
परंतु केवल एक गुड़िया ने केवल एक मैसेज भेजा है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि 2-4 बच्चों की प्रॉब्लम हो तो हम उसे जूम ऐप के जरिए बहुत जल्दी से उसको क्या करें, शीघ्रता से निस्तारण किया जा सके। इसलिए अभी हमने एक गुड़िया की जो प्रॉब्लम है उसको भी हमने रोके रखा, ठीक है। इसलिए हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनका क्या है जल्दी से निस्तारण किया जा सके। इसलिए तुरंत प्रभाव से आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भेजने का काम करें। टिल देन टेक केयर बाय द कोरोना, बी सेफ एट योर होम। थैंक यू।